सो व्हाई द सैटेलाइट आर बीइंग यूज्ड? सैटेलाइट है क्या? कोई सा भी बॉडी जो किसी प्लेनेट के चारों ओर रिवॉल्व करे उसको सैटेलाइट बोलते हैं। प्लेनेट क्या होता है? सैटेलाइट का मतलब कोई सा भी बॉडी जो प्लेनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करे। तो प्लेनेट क्या होता है? व्हाट इज प्लेनेट? सेलेस्टियल बॉडी। तो दुनिया में बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडी, सबको प्लेनेट बोल देंगे? क्यों बोल रहे हैं? हमारे पास 9 ही प्लेनेट है मिल्की वे गैलेक्सी में। घूम तो बहुत सारे रहे हैं, सबको प्लेनेट क्यों नहीं बोल रहे हैं? विच रिवॉल्व्स अराउंड अ सन, विच रिवॉल्व्स अराउंड द स्टार, एनी स्टार, जो किसी स्टार के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। तो स्टार किसको बोलेंगे? देन व्हाट इज ए स्टार? सन स्टार है, तो एक ही स्टार थोड़े हमारे पास। स्टार इज तारा। वाह, तो तारा सिंह भी स्टार हो गया फिर तो। क्या बोलते हैं? मेरे घर में एक तारा दीदी आती थी, वो भी एक तारा है, फिर तो स्टार है वो। celestial bodies which revolves on its fixed orbit। हाइड्रोजन और हीलियम का रिएक्शन स्टार में। तो हम लैब में करवाते हैं हाइड्रोजन और हीलियम का रिएक्शन, स्टार हो गया फिर तो। स्टार हैज ओन लाइट बट प्लैनेट डज नॉट ओन लाइट। अपना लाइट नहीं होता किसके पास? चलो जब सोचना घर पे बैठ के, तो कि क्यों उसको स्टार बोल रहे हैं, व्हाट इज स्टार, स्टार होने का क्या क्राइटेरिया है, प्लैनेट होने का क्या क्राइटेरिया है ना? एक घर पे बैठ के सोचना, नहीं तो गूगल अंकल से पूछना, ठीक है? और सोच के मेरे को फिर बताना। आज हम पढ़ते हैं सैटेलाइट। सुनो देख, ध्यान से सुनना। सैटेलाइट जो कि किसी भी प्लेनेट के चारों तरफ कोई बॉडी जो रिवॉल्व कर रहा है, या तो वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल, उसको आप सैटेलाइट बोलो। अब तुम जानो बिग बैंग थ्योरी क्या होता है, हमको क्या पता। इधर सुनो ध्यान से, तो लिख लो इसमें एक लाइन, एनी बॉडी विच इज रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट in a fixed orbit is known as satellite. Any body which is revolving around a planet in fixed orbit is known as planet। ठीक है? अच्छा, ये पढ़ तो रहे हैं सैटेलाइट नाम से, हालांकि हम सैटेलाइट के बारे में कुछ बहुत ज्यादा पढ़ने वाले नहीं है। ये जो पढ़ रहे हैं वो सेम चीज प्लेनेट पे भी लागू होगा, क्योंकि प्लेनेट भी ना स्टार के चारों तरफ मूव भी कर रहा है। अर्थ भी हमारा सन के चारों तरफ वैसे ही रिवॉल्व कर रहा है जैसे कोई सैटेलाइट हमारे अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। जैसे मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, मून जैसे अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, वैसे ही प्लैनेट भी, मतलब हमारा अर्थ भी सन के चारों तरफ हूबहू वैसा ही रिवॉल्व करता है। तो मैंने बोला कि एनी बॉडी विच रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट इन एनी फिक्स्ड ऑर्बिट, इन फिक्स्ड ऑर्बिट इज नोन एज सैटेलाइट। ठीक है? ये मैन मेड भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है। ओके, अब देखो हम जनरली जो मानेंगे, हाँ, मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट। हम जनरली मानेंगे कि जो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है? तो एक एजम्पशन लेके चलेंगे यहाँ पे। एजम्पशन क्या है साहब? कि द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिट्स ऑफ सैटेलाइट आर सर्कुलर। ये एजम्पशन लेके चलेंगे, है ना?
ऑर्बिट्स ऑफ सैटेलाइट आर सर्कुलर, ये हमारा अजम्पशन है। ओके, ऑर्बिट है भाई साहब सर्कुलर। चलो आओ फटाफट किया जाए, क्या करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक प्लेनेट है, अर्थ ही मान लो। अर्थ के चारों तरफ हमारा एक कहाँ गया हमारा, लेट्स सपोज दिस इज आवर अर्थ, ये है साहब हमारा अर्थ। इसका खुद का अपना कुछ रेडियस है, मान लो इसका रेडियस है आर ई, विजिबल। और साहब इसमें कोई ऑर्बिट लेते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट एज्यूम करना है। डन, ऐसा। और इसमें कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, लेट्स सपोज दिस इज द सैटेलाइट, मान लो ये सैटेलाइट है एस, एंड इट इज रिवॉल्विंग, ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। इसके पास जो वेलोसिटी होता है इसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, वीओ। ध्यान से सुनना, कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, आसान आसान चीजें। सैटेलाइट जिस वेलोसिटी से अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है उसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, है ना। तो इसके पास एक वेलोसिटी है, दैट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी, है ना। चलो ध्यान से, ये डिस्टेंस मान लो h है, ये स्मॉल r है। दिस डिस्टेंस इज, लेट्स सपोज दिस डिस्टेंस इज स्मॉल r, ओके। रेडियस ऑफ ऑर्बिट स्मॉल r मानते हैं, और इसको ऐसे मान सकते हो कि दिस डिस्टेंस इज h। कौन सा डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है। ओके, नाउ ट्राई टू फाइंड दिस v नॉट। ऑर्बिटल वेलोसिटी कैसे निकालोगे बोलो, ऑर्बिटल वेलोसिटी आई वांट टू कैलकुलेट। क्यों घूम रहा है ये, सर्कुलर मोशन कर रहा है ना भाई साहब, तो कोई तो सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होगा। कौन दे रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे, कौन दे रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स जो है वही सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। तो लगाओ ना, क्या लिखेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू हाफ एम बी, क्या लिखते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर, है ना, ये लिखेंगे। वेरी गुड। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन दे रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा भाई साहब, ये लगेगा जी टाइम्स, है ना, मास ऑफ सैटेलाइट एम मान लो, एम एस क्या लिखना, एम मान लो, एम एस ज्यादा, स्मॉल एम, मास ऑफ अर्थ एम लिख लिया, तो जी एम ई इंटू एम बाई स्मॉल आर का स्क्वायर इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर, है ना। फटाफट कैलकुलेट करेंगे, आज कुछ नहीं, आज थियरी चलेगा, जल्दी जल्दी करोगे तो जल्दी हो जाएगा। सेम नेम को मार दिया, आर ने आर को मार दिया, तो देखो यहाँ से वी नॉट आ जाएगा, वी नॉट विल कम आउट टू बी अंडर रूट ऑफ जी एम ई बाई आर, जी एम ई बाई आर। अच्छा इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो मैं लिख सकता हूँ जी एम ई, आर को लिख सकता हूँ आर ई प्लस एच अंडर रूट। देखो भाई सही लिखा,
अब यहाँ से आर ई को कॉमन कर लो, तो कैन राइट जी एम ई अपॉन आर ई इंटू 1 प्लस एच बाई आर ई अंडर रूट। सिमिलरली आई कैन राइट, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जी एम ई आर ई से मल्टीप्लाई किया, नीचे आर ई से डिवाइड करूंगा तो आर ई स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1 प्लस एच बाई आर ई। ठीक है, यू कैन सी दिस जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर पहले भी देखा हुआ है। जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर को कुछ तो बोलते थे, क्या बोलते थे? दिस जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर इज नोन समथिंग, क्या बोलते थे इसको? जी नॉट, क्या बोलते थे? जी नॉट, है ना? वेरी गुड, तो लिखो और क्या, सेकंड राइट दिस इज जी नॉट, क्या लिख सकता हूँ देखो, जी नॉट इंटू आर ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच अपॉन आर ई अंडर रूट, ये आता है वी नॉट। लिखो इसको, क्या सृष्टि आर ई को क्यों ब्रैकेट के बाहर निकाले हैं? वो इसलिए निकाले क्योंकि कुछ दिख रहा था मेरे को, जैसे आर ई को बाहर निकाले ना यहाँ पे, तो एक और आर ई से मल्टीप्लाई कर दिया तो आर ई स्क्वायर हो गया, तो इसको हम जी नॉट बोल सकते हैं। अच्छा देखो थोड़ा ध्यान से, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें एक चीज और देख लो, ये जो एच है, व्हाट इज एच? ये एच क्या है? एच इज द हाइट ऑफ ऑर्बिट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ये हाइट है, ये वाला, दिस हाइट, ये ना इस रेडियस के मुकाबले बहुत कम होता है ना? 6400 किलोमीटर पे थोड़े ना हमारा सैटेलाइट घुमाएंगे, तब तो कुछ हम इंफॉर्मेशन ही नहीं ले पाएंगे अर्थ की। जैसा कि आपने बोला क्या सैटेलाइट इसलिए रखते हैं ताकि हम अर्थ से अर्थ की इंफॉर्मेशन ले सके, अर्थ की फोटो ले सके, पता नहीं क्या क्या बोला आपने, तो उसको 6400 किलोमीटर पे थोड़े ना रखेंगे। एच बहुत नजदीक होता है, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, बस इतना ही अंदर में होता है। 200 किलोमीटर, बस 500 किलोमीटर होते होते खत्म हो जाती है, तो एच बहुत ज्यादा नहीं रखती। तो अगर मैं बोलूं कि अगर साहब दिस एच इज मच मच लेसर देन आर, तो एच बाई आर ई तो नेग्लिजिबल हो गया ना भाई साहब, ये तो नेग्लिजिबल हो गया ना। है कि नहीं? तो वी नोट कितना है बोलो, ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना आएगा? ये नेग्लिजिबल हो गया, तो समथिंग बाई वन इज समथिंग, तो जी नॉट इंटू आर ई अंडर, जी नॉट इंटू आर ई अंडर रूट, दिस इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी।
बताएंगे बताएंगे, डिस्कस करेंगे एक दिन, डोंट वरी। देख लो भाई साहब, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी आता है अंडर रूट जी नॉट इंटू आर ई, अंडर रूट जी नॉट इंटू आर ई। कब? लेकिन जब एच इज नेग्लिजिबल, जब एच नेग्लिजिबल होगा तब। अगर एच नेग्लिजिबल नहीं है तो ये वाला अप्लाई करो। अगर एच नेग्लिजिबल नहीं है तो बेटर टू अप्लाई दिस वन, वी नॉट इक्वल्स टू जी नॉट आर ई, शुड राइट लिख दिस, लिख देता हूँ, जी नॉट आर ई अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई अंडर रूट। जी हाँ, वेरी गुड, सही समझा आपने। ऑर्बिटल वेलोसिटी में सैटेलाइट के मास का कोई इफेक्ट है ही नहीं, है ना। यू कैन सी ऑर्बिटल वेलोसिटी में सैटेलाइट का मास का कोई इफेक्ट नहीं है, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ मास ऑफ द सैटेलाइट, इंडिपेंडेंट है वो। यू कैन सी, ना इसमें ना इसमें, किसी वाले में नहीं। अगर जनरल इक्वेशन में भी देखो तो सैटेलाइट की वेलोसिटी है, लेकिन सैटेलाइट का मास कहीं नहीं है, नहीं है। सो आप चाहो तो इस पॉइंट को लिख भी सकते हो कि there is no effect of mass of satellite in orbital velocity, or you can write like this: orbital velocity of any satellite is independent of mass of its own mass. सर, तो मास को इंक्रीज करे या डिक्रीज करे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं फर्क पड़ेगा। अगर आप किसी भी मास का सैटेलाइट अगर उस हाइट पे ले जाके छोड़ोगे तो सबका 5 kg का हो, 10 kg का, 50 kg का, 1 टन का, 50 टन का, जो भी हो, उस ऑर्बिट में सबके पास सेम स्पीड होगा, है ना। तो एक अच्छी चीज है ये। लिख लो, orbital velocity of satellite is independent of its own mass. Orbital velocity of satellite is independent of, very good, is independent of its own mass. Its own मतलब mass of satellite, mass of satellite के independent हो, है ना। तो अच्छा चीज हुआ ना ये। अब एक ही हाइट के ऑर्बिट पे अगर 2-4 सैटेलाइट भी लगा दो, उनके बीच में गैप रख दो तो प्रॉपर गैप मेंटेन रहेगा, सब उतने ही गैप पे चलते रहेंगे, सेम स्पीड से चलेंगे ना। ठीक है, समझा देते हैं, पहले लिखो यहाँ तक। तो किस बात पे ये डिपेंड करेगा, किस बात पे वी नॉट डिपेंड करेगा? वी नॉट डिपेंड्स ऑन the radius of satellite, radius of orbit. V naught depends on the radius of orbit. And acceleration due to gravity g of that planet. देखो नीलू, कहाँ समझा दो, बोलो। देखो फिर से देख लो शॉर्ट में, ये अर्थ हमारे पास, ये सैटेलाइट है, सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग विद वेलोसिटी वी नॉट। देखो सैटेलाइट ना सर्कल में घूम रहा है, अगर सर्कल में घूम रहा है इसका मतलब साहब उसके पास जरूर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा हो। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? इस अर्थ और इस सैटेलाइट के बीच में जो अट्रैक्शन है वही तो देगा, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही दे रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हमने
सेंट्रिपिटल फोर्स से इक्वेट कर दिया है। क्या मास इंडिपेंडेंट क्यों होता है? अरे यहीं पे तो देखो मास मास कैंसिल हो गया ना, तो डिपेंड कैसे करेगा? अरे मास से मास कैंसिल हो गया ना सैटेलाइट का, तो फिर कहाँ का डिपेंड करेगा? वेलोसिटी। दैट्स व्हाई वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट। हाँ, रेडियस ऑफ प्लैनेट पे डिपेंड करेगा, रेडियस ऑफ प्लैनेट पे डिपेंड करेगा। तो वी नॉट विल कम आउट टू बी अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर, अंडर रूट ऑफ जी एम ई बाई आर ई प्लस एच, जो भी है। स्मॉल आर को लिख सकते हैं ना, दिस स्मॉल आर इज इक्वल टू, थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं मैं, देखो ये है स्मॉल आर यहाँ से यहाँ तक पूरा, और ये है आर ई, मतलब ये आर ई है और ये एच है, तो स्मॉल आर इक्वल टू आर ई प्लस एच, तो वही लिखा है हमने। स्मॉल आर को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, आर ई प्लस एच को, आर ई को कॉमन कर लिया है, और फिर एक और आर ई से मल्टीप्लाई करके आर ई स्क्वायर बना दिया, तो ये जी नॉट आ गया। तो जी नॉट इंटू आर ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच बाई आर ई, तो ये रिलेशन आ जाता है। अगर एच बाई आर ई नेग्लिजिबल होगा तो ये रिलेशन आएगा, विच इज अ फिक्स्ड, है ना। तो देखो वी नॉट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट, इट डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, दैट इज कितना दूरी पे है वो, एंड प्लस जी ऑफ दैट प्लैनेट। अगर अर्थ का है तो अर्थ का जी नॉट क्या होगा, अगर किसी और प्लैनेट पे है तो प्लैनेट का जी नॉट क्या होगा। उल्टा भी हो सकता है, अर्थ के डायरेक्शन में भी रिवॉल्व कर सकता है, मतलब जैसे अर्थ रिवॉल्व कर रहा है वैसे भी, और अगर अर्थ ऐसे रिवॉल्व कर रहा है तो इसको उल्टा डायरेक्शन में भी रिवॉल्व कर सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, दोनों डायरेक्शन हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपने कैसे प्रोजेक्ट किया उसको। देखो सैटेलाइट कैसे रिवॉल्व करवाते हैं, तो थोड़ा सा मैं थोड़ा सा समझाऊं। देखो 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 देखो, अर्थ सरफेस पे रहेगा बॉडी तो ये काम करेगा। सुनो सुनो सुनो, मान लो हमारे पास ये सब अर्थ है, देखो लेट्स सपोज दिस इज आवर अर्थ, अब इसके अराउंड सैटेलाइट रिवॉल्व करवाना है। कैसे रिवॉल्व कराओगे सैटेलाइट? यहाँ से हम रॉकेट लॉन्च करते हैं, है ना, ये क्या करता है, ऐसे जाता है ऐसे, और ऐसे एक वेलोसिटी दे देता है, ये पूरा घूमने लगेगा ऐसे किसी की चारों तरफ, ठीक है, ड्राइंग सही नहीं बना है, कैसे जाएगा और ऐसे करके छोड़ देगा। अब यहाँ तक जाके प्लेनेट खत्म, मैं सॉरी रॉकेट खत्म, लेकिन ये इस ऑब्जेक्ट के पास जो सैटेलाइट है वो बच गया। अरे रॉकेट तो टूट टूट के गिर जाएगा ना, यहीं पे जा सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जहाँ पे रॉकेट खत्म हुआ है इसके पास, इस ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी आ गया ना, अब ये इसी ऑब्जेक्ट इसी वेलोसिटी को मेंटेन करते हुए आगे, इसी वेलोसिटी को एग्जैक्टली मेंटेन नहीं करेगा, हम जनरली उसी वेलोसिटी पे छोड़ते हैं यहाँ पे, जो कि इसका ऑर्बिटल स्पीड होता है। तो इसी वेलोसिटी को मेंटेन करते हुए आगे घूमता जाएगा घूमता जाएगा घूमता जाएगा। अगर ज्यादा दोगे तो ज्यादा बड़ा रेडियस बना लेगा अपने आप, और उस बड़े वाले रेडियस में घूमता जाएगा। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। अगर आप इधर जाके इधर देते वेलोसिटी तो इसको उल्टे डायरेक्शन में घूमता रहता। डिपेंड्स कि आप कैसे वेलोसिटी दे रहे हो, ठीक है। हाँ, हमेशा के लिए घूमता रहेगा, हमेशा के लिए। तो उसमें घूमने के लिए एनर्जी नहीं देना पड़ता है, एक बार घुमा के छोड़ दो वो घूमता ही रहेगा। तो सैटेलाइट में जो एनर्जी देते हैं, जैसे सोलर पैनल वगैरह लगाते हैं सैटेलाइट में, वो इसलिए नहीं लगाते कि वो घूमता घूमता रहे, तो घूमता ही रहेगा। वो इसलिए लगाते हैं ताकि उसके अंदर जो मशीनरी है, जैसे उसके अंदर जो टावर है, उसके अंदर जो अपना एंटीना है, उसके अंदर जो फोटो मतलब खींचने के लिए कैमरा वैमरा लगाए हो, तो उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? उसके लिए सोलर पैनल लगाते हैं उसको। अरे समझ में आ रहा है? क्लियर है, वेरी गुड। तो सैटेलाइट की वेलोसिटी होती है वी नॉट इक्वल्स टू अंडर रूट जी नॉट आर ई अपॉन 1 प्लस एच बाई आर ई, इफ एच इज नेग्लिजिबल और इफ एच इज वेरी स्मॉल यू कैन राइट अंडर रूट जी नॉट इंटू आर ई। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो सैटेलाइट से घूमेगा थोड़ी ना यार,
अगर ये आर रेडियस में घूम रहा है, इट इज रिवॉल्विंग इन आर रेडियस, इसका कुछ टाइम पीरियड भी होगा ना यार. सो नाउ कैलकुलेट दैट टाइम पीरियड. सर तो रॉकेट का पार्टिकल एक दूसरे से टकराता नहीं है, तो टकराने दो ना यार, तुमको क्या मतलब उससे, टकराने दो. तुमको क्या फर्क पड़ रहा है, टकराए चाहे ना टकराए, काम बन गया ना हमारा, सैटेलाइट घुमाना था. रॉकेट टकराए चाहे जल जाए, इसका कुछ टाइम पीरियड होगा ना. सो नाउ आई वांट टू कैलकुलेट इट्स टाइम पीरियड. अगर ये रिवॉल्व कर रहा है तो टाइम पीरियड निकालो और बताओ मेरे को. कैलकुलेट टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन. टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन. तुम लोग सब ईयरफोन लगा के मेरा क्लास करते हो ना, कैसे ही कर लेते हो. ब्लूटूथ. नो सर. तो बिना ईयरफोन के निशा भारती, बिना ईयरफोन के, तब तो मैं डांटता हूँगा या कुछ बोलता हूँ तो घर वाले भी सुनते होंगे हैं. मम्मी पापा भी सुनते होंगे. हाँ. ओ माय गॉड. सोचते होंगे पता नहीं कैसा मास्टर है, पढ़ाता कम डांटता ज्यादा है. घर वाले नहीं है. कहाँ गया निशा घर वाले. चल. भैया हैं. भैया भी सोचते होंगे ना, भैया भी तो घर वाले हैं. तो भैया बाहर से हैं. चल. कल क्या हुआ ना, तुम्हें बताया क्या तुम्हारे बैच में. तो मैंने, अच्छा, कल बताया तुम्हारे बैच में कि मैंने 11th वालों को क्या बोला था जो. चलो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन बताओ. तो फालतू टाइम बहुत व्यतीत करते हो. जब मैंने एक बच्चे को नहीं बोल दिया था, बच्चे को मैं क्लास में जनरली बोल देता हूँ ना, जब आंसर आंसर गलत आता है तो, कि तुम लोग 5 रुपए का आता है पुड़िया, वो खा लो. हमारे बैच में भी तो बोला होगा, है ना. कैसे निकालेंगे टाइम पीरियड. 2 पाई r/v0. वेरी गुड. 2 पाई r/v0. तो वही बोल दिया था मैंने 11th वालों को, कि 5 रुपए का आता है तो जहर का पुड़िया खरीद के खा लो, अगर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा तो मेरी मम्मी सुन ली. क्लास के बाद मेरी तो डांट पड़ी बहुत ज्यादा, क्योंकि तो पढ़ाता है बच्चों को, जहर खिलाने के लिए उकसा रहा है. बोली आज आज के बाद सुनना नहीं चाहती. चलो 2 पाई r/v0. v0 कितना है बेटा बताओ. बहुत डांट पड़ा है कल मेरे को. v0 आया है मम्मी बहुत डांटी है कल, बहुत ज्यादा.
क्या बताएं। चलो वी नॉट कितना है बेटा, जी नॉट इंटू आर ई डिवाइडेड बाई, पूरा वैल्यू लिखो है ना, 1 प्लस, तुम्हारे चक्कर में डांट खाना पड़ेगा, मतलब तुम जैसे बच्चों के चक्कर में। चलो इसको निकालो, कैलकुलेट करो। कैसा करते हैं ना, पुराना वाला वैल्यू लिखते हैं, इसको ये लिखते हैं, देखो ये भी तो लिख सकते हैं ना, जी एम, जो ये लिखे थे देखो ये वाला, यहाँ से भी वी नॉट ला सकते हैं ना, ये वाला देखो, कौन सा वाला, ये वाला लिखते हैं, बाद में सिंप्लीफाई करते हैं, देखो है ना, अंडर रूट जी एम अपॉन आर, इसको लिख देते हैं अंडर रूट जी एम अपॉन आर। तो ये देखो आ जाएगा, देखो क्या आएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट जी एम, ऊपर आर है और आर टू द पावर हाफ है, ये भी जाके मल्टीप्लाई होगा, तो आर टू द पावर 3/2। वॉइस कम आ रहा है, धीरे बोल रहे हैं, मम्मी मार खाना है क्या मेरे, आर टू द पावर 3/2, 2 पाई अंडर रूट, 2 पाई डिवाइड बाई रूट जी एम इंटू आर टू द पावर 3/2 लिख सकते हैं ना। यहाँ से देखो एक रिजल्ट आएगा, अगर स्क्वायर करो दोनों साइड तो यू कैन राइट टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई/जी एम इंटू आर क्यूब, लिख सकते हैं ना, देख लेना। अरे हाँ कि ना, बोलो बोलो बोलो। है ना, 4 पाई स्क्वायर, वेरी गुड, बहुत खूब, ये ऐसे ध्यान दिया करो, है ना, 4 पाई स्क्वायर, बहुत खूब। तो यहाँ से देखो 4 पाई स्क्वायर/जी एम जो भी है, ये तो पूरा कांस्टेंट है ना, किसी एक प्लेनेट के लिए तो ये कांस्टेंट है ना। व्हाट इज जी एम, एम इज द मास ऑफ अर्थ, प्लेनेट का, ये तो पूरा कांस्टेंट हो गया किसी प्लेनेट के लिए। फिर से बताऊं निशा भारती, इसको कैसे कर रहा हूं मैं, बता दूंगा, डोंट वरी, थोड़ा देख लो इसको, ये कांस्टेंट हो गया ना, इज दिस अ कांस्टेंट, सो आई कैन राइट, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, देखो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, सवाल आता है डायरेक्ट यहाँ से। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, हाँ केपलर लॉ में, इसलिए दिखा रहा हूँ, देखो केपलर लॉ यहीं से प्रूव हो जाएगा, आगे बढ़ना नहीं पड़ेगा। देखो फिर से एक बार निशा देख लो, हमें लिखना था टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कैसे लिखते हैं, टोटल डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, तो अगर आर रेडियस में घूमेगा, रिवॉल्व करेगा, अगर ये सैटेलाइट आर रेडियस में घूम रहा है, आर रेडियस देखो स्मॉल आर, ये रेडियस में रिवॉल्व करेगा, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 2 पाई आर, किस वेलोसिटी से, वी नॉट से, तो टाइम पीरियड आएगा 2 पाई आर बाई वी नॉट, और देखो वी नॉट यहाँ से लिखा हूँ मैं, यहाँ से इस वाले रिजल्ट से, अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर, अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर, करेक्ट। तो इस वैल्यू को रख दो यहाँ पे टाइम पीरियड में, तो देखो 2 पाई आर बाई वी नॉट की जगह मैंने रख दिया अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर, है ना, ये बेसिकली जी एम ई अपॉन आर है, एम इज द मास ऑफ अर्थ और प्लैनेट बोल सकते हो, तो ये आर है, यहाँ रूट में है आर, यानी आर टू पावर 1/2 है, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, यहाँ पर पावर 1 है, प्लस 1/2 आएगा, तो टू द पावर 3/2 आ जाएगा, और दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, देखो टी का स्क्वायर मिलेगा और बाकी सब इसका स्क्वायर कर दिया, तो टी का स्क्वायर 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, रूट जी एम का जी एम हो जाएगा,
r⁴ का r⁴ हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे ये पूरी चीज कांस्टेंट है, तो t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r3। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r3। केपलर लॉ है ना। चलो देखो यहाँ पे ध्यान से अब थोड़ा टाइम पीरियड को समझ आ गया ना, वेरी गुड। टाइम पीरियड को सिंप्लीफाई करते हैं, रखो टाइम पीरियड इक्वल्स हो गया 2πr, r को जगह r की जगह रख सकते थे 2π r है ना यहाँ पे, इस वाले को सिंप्लीफाई कर देते, r की जगह रख सकते हैं इस वाले को, r की जगह रख सकते हैं re प्लस h⁴ डिवाइडेड बाई GME अंडर रूट। क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। इस वजह से लिखो, देखो 2π re कॉमन कर लो, re कॉमन करोगे तो re⁴ कॉमन आएगा। यहाँ बच गया 1 प्लस h अपॉन re⁴ डिवाइडेड बाई GME रूट। ठीक है, ऐसा करो, स्पेशल लिखो 2π re⁴ इंटू 1 प्लस h बाई re⁴ डिवाइडेड बाई GME डिवाइडेड बाई RE इंटू RE। देखो तो सही लिखा गया, सॉरी, डिवाइडेड बाई RE² अंडर रूट इंटू RE। देखिए तो सही लिखा गया। देखो सही है। क्या किया मैंने, इस स्टेप से इस स्टेप आने में कुछ नहीं किया, नीचे RE² है, ऊपर RE² है, रूट के अंदर स्क्वायर होता है, बाहर निकल गया तो re⁴ है ना, कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है। देखो तो ऊपर re⁴ है, नीचे RE है, तो यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ जो मिलेगा मैं लिख रहा हूँ 2π इंटू re⁴ डिवाइडेड बाई GM/RE। क्या होता है, GM/RE² रूट अंडर G0। हाँ RE रूट के बाहर है, RE रूट के बाहर है, एंड GM/RE0 का RE का स्क्वायर जो है अंडर रूट G0, ये G0 है ना। ऊपर बच गया re⁴ यहाँ बच गया 1 प्लस h बाई re⁴ ठीक है, फटाफट करो, टाइम वेस्ट ना करें। तो देखो यहाँ पे re⁴ मतलब रूट RE है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2π अंडर रूट RE बाई G0 इंटू 1 प्लस h बाई re⁴ ये आ गया साहब टाइम पीरियड। समझ में आया, बोलो बंधु। फिर से वो कंडीशन लगा देंगे, इफ h इज मच स्मॉलर देन RE, इसका मतलब है h बाई RE इज नेग्लिजिबल।
तो एच बाई आर को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो टाइम पीरियड क्या आएगा बोलो? टाइम पीरियड विल कम आउट टू बी 2 पाई अंडर रूट जी नॉट बाई आर ई। यानी अर्थ के पास वाला, जो सबसे पास वाला सैटेलाइट होगा, वो इस टाइम पीरियड से रिवॉल्व कर रहा होगा, इतना टाइम पीरियड होगा। अब बताओ टाइम पीरियड मास पे डिपेंड कर रहा है क्या? टाइम पीरियड मास पे डिपेंड कर रहा है क्या? ना। प्लेनेट के मास पे, प्लेनेट के मास पे, प्लेनेट के मास पे, हाँ प्लेनेट के मास पे तो डिपेंड करेगा, क्योंकि जी नॉट तो प्लेनेट के मास पे डिपेंड कर रहा है, आर पे डिपेंड कर रहेगा। वेरी गुड, तो खुद से लिख लो, टाइम पीरियड ऑल्सो डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ सैटेलाइट। कहाँ उल्टा लिख दिया आदित्य? अच्छा आर ई बाई जी नॉट, ओके वेरी गुड, आर ई बाई जी नॉट, हाँ तो सुधार लो। तो सुधार लो, आर ई बाई जी नॉट होगा, वेरी गुड। डन, वेरी गुड, बहुत खूब। तो देखो इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे ना तुम इसको, क्योंकि 2 पाई इज कांस्टेंट, आर इज कांस्टेंट, जी नॉट इज कांस्टेंट, एवरीथिंग इज कांस्टेंट। तो आपको एक टाइम आएगा, टाइम का वैल्यू, एंड इट विल कम आउट टू बी नियरली इक्वल्स टू, it will come out to be nearly equals to 84 minutes। कितना मिनट? 84 मिनट। यानी जो अर्थ के सबसे पास वाला सैटेलाइट होगा ना, उसका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है 84 मिनट। मतलब वो अर्थ का एक पूरा चक्कर 84 मिनट में लगा लेगा, है ना? मतलब 2 घंटे से भी कम, 1.5 घंटे से भी कम। समझ पा रहे हो तुम? कितना मिनट? 84 मिनट। थर्ड लाइन बताऊं? कहाँ पे थर्ड लाइन ईशा? थर्ड लाइन इसका देख लो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये थर्ड ना। कुछ नहीं किया, अंदर आर ई स्क्वायर और बाहर आर ई स्क्वायर, मतलब ये रूट के अंदर होता तो आर ई स्क्वायर होता, रूट के बाहर आर ई, ठीक है? ये रूट के बाहर आर ई आया, इसको जी नॉट लिखेंगे, अंडर रूट जी नॉट, ठीक है? और यहाँ आर ई है, यहाँ आर ई टू पावर 3/2 है, तो बचेगा कितना? आर ई टू पावर 1/2। बस इसको लिख दिया और क्या, सिंप्लीफाई करके, ठीक है? मैंने बोला कि अगर इस सारे वैल्यू को रखोगे, 2 पाई अंडर रूट आर ई का वैल्यू रख दो, आर ई मतलब 6400 किलोमीटर, जी नॉट का वैल्यू रख दो, तो ये लगभग लगभग 84 मिनट्स आता है। यानी अर्थ के जो सबसे पास वाला सैटेलाइट होगा 84 मिनट्स में अर्थ का पूरा एक चक्कर लगा देगा।
डन, लिख लो। आगे बढ़ते हैं, इस पॉइंट को लिख लेना कि द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट ऑल्सो डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ सैटेलाइट। लिख लो इस बात को। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट हाँ क्यों नहीं कर सकते हैं, बस मेरे को उसका ये बता दो, एच बता दो, एच बता दो, मैं बता दूंगा। अरे समझा प्रिंस, मेरे को हाइट बता दीजिए, मून का हाइट अर्थ के सरफेस से कितना है, आप कैलकुलेट कर लो। अगर आपको टाइम पीरियड पता है तो आप हाइट कैलकुलेट कर लो। सो दैट्स व्हाई वी आर एबल टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। सिंपल है ना, अगर अर्थ और मून के बीच का कितना डिस्टेंस है वो मेजर करना है, तो सेंटीमीटर और टेप लेके थोड़े ना मेजर करेंगे यार, इतना ही फॉर्मूला काफी है, इससे मेजर कर सकते हो। अगर आपको पता है कि कितना उसका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है, हाँ? सारा वैल्यू पता है तो ये आप इजीली मेजर कर लोगे, है कि नहीं। हम्म, अरे बोलो, फटाफट करते हैं, भी बहुत कुछ करना है इसमें, बस थियरी चलेगा, मैंने बोला आपको। थर्ड लिखो, थर्ड एनर्जी कैलकुलेशन। एनर्जी कैलकुलेशन, ड्रॉ करते चलो मेरे साथ। अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, हैविंग सम वेलोसिटी, कुछ तो वेलोसिटी था, दैट इज वी नॉट। और क्या है,
और साहब दो सिस्टम है, 2 पॉइंट मासेस है एक्चुअली, मतलब 2 मासेस हैं, पॉइंट मासेस आप मान सकते हो क्योंकि दोनों स्फेरिकल हैं। तो आप क्या मान सकते हो साहब कि यहाँ एक मास है एम और एक यहाँ मास है स्मॉल है और दोनों के बीच में डिस्टेंस है आर, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी तो होगा ही होगा, है कि नहीं? पोटेंशियल एनर्जी होगा ना भाई साहब। तो इसमें 2 कैलकुलेशन आता है, एक पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा जल्दी बोलो। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी? चल में अरे 2 पॉइंट मासेस हैं एम और एम ई आर डिस्टेंस पे, तो क्या लिखोगे पोटेंशियल एनर्जी? माइनस के साथ बताया था ना, माइनस माइनस जी एम ई इंटू एम बाई आर, और यू कैन राइट माइनस जी एम ई एम बाई आर ई प्लस एच। दूसरा लिखो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी बोलो। हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। हाउ मच इज वी नॉट, यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। यह था हाफ एम वी नॉट का जो स्क्वायर आया था, सॉरी जो वी नॉट आया था वो आया था अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर, इसका स्क्वायर करो तो यही मिलेगा। अरे हाँ कि ना? याद है कि सब भूल गया? देखो यहाँ से वी यहाँ से लिखा हूँ मैं, वी नॉट इस वाले को, इस वाले से लिखा हूँ। वी नॉट लिखोगे ना अंडर रूट जी एम ई बाई आर, और उसका स्क्वायर करोगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो रूट कैंसिल हो गया, तो इतना आया। सिंप्लीफाई करोगे तो विल गेट जी एम ई एम बाई 2r, और यू कैन राइट काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू जी एम ई एम अपॉन 2 इंटू आर ई प्लस एच। और चाहो तो इसको लिख सकते हो तुम इन अदर मैनर, पोटेंशियल एनर्जी का मॉड बाई 2, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी को साहब हम लिख रहे हैं माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच, और यहाँ लिख रहे हैं जी एम ई एम अपॉन 2 आर ई प्लस एच। बेसिकली मॉड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 है। अरे हाँ कि ना? हाँ, तो निकालो टोटल एनर्जी। फाइंड टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। टोटल एनर्जी का मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी जिसको बोलते हैं, दो ही एनर्जी है इसके पास, टोटल एनर्जी। I can write total energy equals to sum of kinetic energy plus potential energy। इन दोनों को जोड़ दो सिंपली। सो काइनेटिक एनर्जी है साहब जी एम ई एम अपॉन 2 टाइम्स आर ई प्लस एच, यहाँ है प्लस ऑफ माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच। एट दिस टू यू विल गेट समथिंग, आएगा माइनस
GME M upon 2 times of Re plus H. देख के बताओ सब सही है। तो टोटल एनर्जी आ गया साहब माइनस ऑफ GME M अपॉन Re plus H इंटू 2, या इसको आप चाहो so you can write like this is equals to U by 2. or you can write minus times kinetic energy. देखो भैया सही है सब कुछ। टोटल एनर्जी कैसी आई, पॉजिटिव की नेगेटिव? टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम पॉजिटिव आया नेगेटिव आया? नेगेटिव। जब भी टोटल एनर्जी नेगेटिव आता ना तो उस सिस्टम को बोलते हैं बॉन्डेड सिस्टम। कैसा सिस्टम? बॉन्डेड सिस्टम। हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी ऐसा ही आएगा, आया होगा ऑब्वियसली, आपने पढ़ा होगा तो। सेम हूबहू, इसीलिए तो बोलते हैं कि द नेचर इज सो सिमेट्रिक कि सबसे बड़ा वाला और सबसे छोटे वाले को जब देखते हैं ना उनका फिजिक्स सेम है, हूबहू एकदम एक जैसा है। सबसे बड़ा वाला मतलब सेलेस्टियल बॉडीज, सबसे छोटा वाला मतलब एटॉमिक लेवल पे जब जाके देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में उनका फिजिक्स एकदम हूबहू सेम है। इसलिए बोलते हैं नेचर इज सो सिमेट्रिक, बहुत सिमेट्री है नेचर में। So as total energy is negative, so we call this system as bonded system. तो ये सिस्टम कैसा है बेटा? बॉन्डेड सिस्टम। बॉन्डेड सिस्टम का मतलब टोटल एनर्जी इज नेगेटिव। बॉन्डेड सिस्टम का मतलब क्या है कि दे आर बाइंडेड। इनको तोड़ने के लिए आपको कुछ एनर्जी देना पड़ेगा। तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा? जितना इनका टोटल एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव में है ना उतना ही पॉजिटिव में एनर्जी देना पड़ेगा। समझ में आया? हाँ वो करेंगे। इधर देखो भाई, इनका टोटल एनर्जी नेगेटिव में है, ये सिस्टम मतलब बंधे हुए हैं। देखो ना, ये प्लैनेट है और ये सैटेलाइट है, ये रिवॉल्व किए जा रहा है इसके चारों तरफ, कहीं भाग नहीं रहा है। मून अर्थ के चारों तरफ घूम ही रहा है, मतलब ये दोनों बंधे हुए एक तरह से। सन और अर्थ बंधे हुए हैं, कहीं भाग नहीं रहे। So these systems are known as bounded systems. इनको तोड़ने के लिए उतना एनर्जी चाहिए जितना इनका टोटल एनर्जी है, एंड दैट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बाउंड, है ना, विच इज रिक्वायर्ड टू आइसोलेट द सिस्टम, उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। कौन सा एनर्जी? बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो लिख लो बॉन्डेड एनर्जी। पहले लिख लो बॉन्डेड सिस्टम, द टोटल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम इज नेगेटिव, देन वी कॉल दैट सिस्टम एज बॉन्डेड। लिख लो इसको खुद से। If the total energy of the system is negative, if the total energy of the system is negative, then we call that system as bounded. लिख लिया?
then we call that system as bounded. And second line will go the minimum energy required. The minimum energy required to break the, और ऐसे लिखो the minimum energy required to break the bond, to break the bond of any bonded system is known as binding energy. क्या बोलते हैं उसको? Binding energy is known as binding energy. And how much is binding energy beta? Negative of total energy. Binding energy होगा कितना? टोटल एनर्जी का नेगेटिव, तो नेगेटिव का नेगेटिव करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा. So that will come out to be GMEM upon 2 times RE plus H. So binding energy equals to negative of total energy. That is equals to this. Clear है? रिपीट कर देंगे, फिर से रिपीट कर दूं, कर देता हूं. मैंने बोला है if the total energy of any system is negative, then the system is known as bonded, and the minimum energy required to break the bond is known as binding energy. The minimum energy required to break the bond is known as binding energy, and it is equals to this, and it is equals to this. क्लियर? तो देखो हमारे पास क्या क्या रिजल्ट आया है, इसको एक बार समराइज कर देंगे. अरे आगे बढ़ो, बोलो जी. बता देता हूँ, देखो और समराइज कर लेते हैं, फटाफट समराइज करेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा. देखो हमने देखा अभी तक पोटेंशियल एनर्जी देखा, कितना पोटेंशियल एनर्जी आ रहा था बताओ? आ रहा था माइनस GMEM अपॉन RE प्लस H. काइनेटिक एनर्जी कितना आया? GMEM अपॉन RE प्लस 2 टाइम्स RE प्लस H. एंड टोटल एनर्जी कितना आया? माइनस GMEM अपॉन 2 टाइम्स ऑफ RE प्लस H. देखो इसको लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं ना पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई 2, और लिख सकते हैं ना माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. अरे देखो काइनेटिक एनर्जी जो है वही तो ये है, इसमें एक माइनस लगा हुआ है. अरे हाँ कि ना, हो गया. तो यही तो लिखा था उस वहां पे, यानी आई कैन राइट काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू मॉड ऑफ टोटल एनर्जी और इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी का मॉड बाई 2. कर देता हूँ थोड़ा ऊपर, पोटेंशियल एनर्जी का मॉड बाई 2. देख लो सृष्टि, और अगर नीचे करने बोलोगे तो और नीचे कर दो.
आजकल बहुत बारिश हो रही है झमाझम, नहीं? क्लियर है, वेरी गुड, डन। 4 दिन से लगातार नहीं, बहुत हो रही है। चलो सही है, जितना बारिश होना है हो ले अभी। और एक चीज और यहाँ पे मिला, बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, है ना? यानी अगर बाइंडिंग एनर्जी और टोटल एनर्जी को जोड़ें तो बाइंडिंग एनर्जी प्लस टोटल एनर्जी शुड बी इक्वल्स टू हाउ मच? 0, शुड बी इक्वल्स टू 0। तो किसी सिस्टम को तोड़ने के लिए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसके लिए कुछ नहीं करना, टोटल एनर्जी जितना आ रहा है उसमें देखना कितना और जोड़ दे कि 0 हो जाए, बस। टोटल एनर्जी जितना आएगा उसमें और देखना कितना जोड़ दे कि 0 हो जाए। ओके, वेरी गुड। अब देखो हमारे पास ना बहुत तरह के सैटेलाइट होता है, कोई पोलर सैटेलाइट, कोई इक्वेटोरियल सैटेलाइट, कोई जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। वी हैव एनी मेनी टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स। तो कुछ कुछ टाइप्स देखेंगे सैटेलाइट का कि कितने तरह के सैटेलाइट होते हैं, ठीक है? तो पहले समझते हैं सैटेलाइट है क्या चीज, थोड़ा और डेप्थ में जाकर समझते हैं। देखो, मान लो, ओ भैया अब इधर देखो, मान लीजिए साहब कि ये आपका अर्थ, दिस इज योर अर्थ, ये हमारी धरती में, है ना? और बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं जिसमें सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, राइट? एक ही ऑर्बिट लिया मैंने, देखो ऑर्बिट से बना रहा हूं मैं, बस ध्यान से देखना। एक ये ऑर्बिट से, अर्थ को नहीं देंगे, उस सिस्टम को देंगे, ठीक है? अर्थ को नहीं देंगे, उस सिस्टम को देंगे। थोड़ा रुको, समझाता हूँ मैं। पहले देखो यहाँ पे जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझो। देखो, सैटर्न लग रहा है तुम्हें, नहीं? ध्यान से देखिए, वी हैव मेनी ऑर्बिट्स, ठीक है? ऑर्बिट्स का नाम देता हूं मैं, दू, चलो मजे से नाम देंगे, सीखेंगे इसको। मान लो ये रेड ऑर्बिट है ना, ये ब्लू ऑर्बिट, ये ब्लैक ऑर्बिट, ये पिंक ऑर्बिट, ठीक है? कितने ऑर्बिट साहब? पिंक का स्पेलिंग सही लिखा ना? पता नहीं, जो भी। मेरे को बताओ इनमें से किस किस ऑर्बिट में अगर कोई पार्टिकल घूमे तो उसको हम सैटेलाइट नहीं बोलेंगे?
सोच समझ के जवाब देना। नहीं समझे क्या बोले? मैंने बोला इन सभी ऑर्बिट्स में कौन घूम रहा है? सैटेलाइट्स। ऐसे मान लो इस वाले में ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूमेगा, है ना? ऐसे अर्थ है तो अर्थ के चारों तरफ ऐसे घूमेगा, ऐसे, है ना? इस वाले में ऐसे घूम सकता है, कोई बॉडी घूम सकता है ऐसे, लाइक दिस, ऐसे अर्थ के चारों तरफ। इसमें कोई ऐसे घूम सकता है बॉडी, इसमें कोई ऐसे घूम सकता है बॉडी, लाइक दिस। तो क्या सब में जो बॉडी घूम रहा है अलग अलग ऑर्बिट, सभी बॉडीज को सैटेलाइट बोल देंगे क्या? बोलो जी, क्या सभी बॉडी को ऑर्बिट बोल देंगे, हम सैटेलाइट बोल देंगे? हाँ, सभी बॉडीज को सैटेलाइट बोलेंगे। ब्लैक वाले में भी घूम रहा है, पिंक वाले में भी घूम रहा है ना? रेड वाले में भी घूम रहा है। किस किसको किस में नहीं बोलेंगे? जो ब्लैक में घूमेगा उसको सैटेलाइट बोलेंगे, हाँ कि ना? जो ब्लैक में घूम रहा है, ब्लैक वाले ऑर्बिट में, उसको बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? पता नहीं, देखेंगे। तो किस में नहीं बोलेंगे, यही सवाल है मेरा, बस आंसर दे दो फिर आगे बढ़ जाएंगे। क्या कंडीशन होना चाहिए सैटेलाइट होने के लिए? पिंक और रेड, मे बी पिंक, रेड। क्या कंडीशन होना चाहिए? कंडीशन ये है, सुनो ध्यान से, कंडीशन ये है कि जो सैटेलाइट का ऑर्बिट होगा ना, उसका कुछ प्लेन होगा। सैटेलाइट का जो ऑर्बिट है उसका कुछ प्लेन है ना, दैट प्लेन मस्ट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द प्लैनेट। जैसे ये प्लेन है, देखो, ये दिस इज द प्लेन ऑफ ऑर्बिट। ये प्लेन ना अर्थ के सेंटर से जरूर पास करना चाहिए। अगर पास नहीं कर रहा तो वो सैटेलाइट नहीं है, सबसे पहली बात ये है। समझ पा रहे हो तुम? इसका मतलब कौन सैटेलाइट नहीं है? द ओनली वन इज पिंक वाला। ये पिंक वाला सैटेलाइट नहीं है, क्योंकि इसका जो प्लेन है, इस ऑर्बिट का जो प्लेन है, वो अर्थ के सेंटर से पास नहीं करता। समझ पा रहे हो ना तुम? है ना? तो पिंक रेड नहीं लिखो। ब्लू वाले के अलोंग कैसे नहीं हो सकता? ब्लू वाला का जो प्लेन है वो वर्टिकल प्लेन है। कैसे प्लेन है? वर्टिकल। ये वाला है, तो ये अर्थ के सेंटर से पास कर रहा है ना, वर्टिकल है। ठीक है, पोल टू पोल मैच कर रहा है, देखो ना। हाँ, बना लीजिए, इसको बना लो। सर, अगर पिंक वाला ऑर्बिट में किसी बॉडी को घुमाना चाहें तो कंटिन्यूसली एनर्जी देना पड़ेगा ना, या वो अपने आप घूमेगा? नहीं, वो घूमेगा ही नहीं, वो स्टेबल नहीं है, वो जिधर तिधर भटक जाएगा, इस ऑर्बिट में रहेगा ही नहीं है। अगर तुम छोड़ दोगे तो ये इस ऑर्बिट में रहेगा ही नहीं, वो भटक के कहीं और चल जाएगा। और अगर चाहोगे कि नहीं इसी ऑर्बिट में घूमे वो, तो आपको हमेशा फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है विजय? हाँ, तो लिख लो, फॉर एनी बॉडी टू बी सैटेलाइट, इसको ड्रॉ करके लिख लो। मतलब सैटेलाइट कौन कौन सा है? ये है, ये है, ये है, ये नहीं है। फॉर एनी बॉडी टू बी सैटेलाइट,
for any body to be satellite, the plane of its orbit must contain लगेगा, लेकिन वो सेंटर की तरफ नहीं लगेगा। देखो ना, पिंक वाले पे ऐसे लगेगा, देखो तुम खुद समझो, पिंक वाले पे ऐसे लगेगा फोर्स, लेकिन चाहिए था इसके सेंटर की तरफ फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स ये देगा ना, तो इधर जो फोर्स लग रहा है इसके दो कंपोनेंट हो जाते हैं। देखो इधर जो फोर्स लगेगा ना, इसके दो कंपोनेंट, एक इधर वाला फोर्स और एक इधर वाला फोर्स। समझ पा रहे हो तुम? तो जो दो कंपोनेंट, तो एक इधर भी तो लेके जाएगा इसको। बता देता हूँ इसको अच्छे, ज्यादा डिटेल्स बता देता हूँ, टेंशन मत, रोने मतलब तुम्हारे चक्कर में मेरा सैटेलाइट गड़बड़ हो। For any body to be satellite, the plane of its orbit must contain the center of Earth or the center of planet. दिखाता हूँ, रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ, तुम लिखो यहाँ तक। यहाँ तक लिख लिए तो देखो तुम्हारा जो डाउट है देख लो, देख लो भैया, ये आपका अर्थ है ना। चलो मान लो इट इज आर अर्थ, इसका सेंटर है यहाँ पे, जल्दी समझना। और ये वो पिंक वाला ऑर्बिट, ठीक है। और यहाँ पे है सैटेलाइट। अगर तुम इन दोनों को जोड़ो तो विल फाइंड ये ऐसे जुड़ेंगे, है ना। तो सेंट्री, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे लगेगा, लेकिन इस प्लैनेट का, सॉरी इस ऑर्बिट का सेंटर यहाँ है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो सेंटर की तरफ होना चाहिए ना, तो इधर की तरफ आएगा। इस ये जो फोर्स है एफ जी के दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो सेंट्रीपिटल आएगा और दूसरा इधर की तरफ आ जाएगा, है ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो वो क्या चाहेगा, इस सैटेलाइट को भटकाएगा नहीं ये वाला फोर्स। अरे एक के कारण तो घूम रहा है, लेकिन एक ये फोर्स आएगा ना, तो ये तो इधर जाना भी चाहेगा ना, तो ये कहाँ रह पाएगा, इस ऑर्बिट में कैसे मेंटेन रह पाएगा, रह पाएगा क्या? इसीलिए तो अगर सैटेलाइट होना है इसका मतलब क्या, ये तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। यहाँ इक्विलिब्रियम कहाँ है भाई साहब, फोर्स लग रहा है हमेशा, जब फोर्स लगता रहे तो इक्विलिब्रियम होता है क्या? नेट फोर्स इज नॉट जीरो है, इक्विलिब्रियम वाला बात देखिए कहाँ है। फोर्स लग रहा है ना यार, हमेशा तो फोर्स लग रहा है। एक्सेलरेशन भी है सैटेलाइट के पास हमेशा, क्योंकि सर्कुलर मोशन है, सर्कल में घूम रहा है, तो एक्सेलरेशन तो है। तो इक्विलिब्रियम कहाँ है? देयर इज नो इक्विलिब्रियम हियर। समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? अरे आ रहा है। अरे बोलो भाई, तुम लोग सब शांत हो गए, समझ पा रहे हो तुम? हाँ
अगर किसी बॉडी को सैटेलाइट बनना है तो आपको उसको ऐसे ऑर्बिट में घुमाना है कि उस ऑर्बिट का प्लेन अर्थ के सेंटर को क्रॉस करे। वेरी गुड, बहुत खूब। लिख लो यहाँ तक। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कुछ सवाल करेंगे, कुछ स्पेशल काइंड्स के सैटेलाइट पढ़ेंगे, है ना, फिर ब्रॉडकास्टिंग पढ़ेंगे। सर बीच में एफ जी इक्वल टू 0 है। कहाँ पे 0 है बीच में? कहीं पे एफ जी 0 नहीं होगा। वहां से फिर ऊपर में एफ आ जाएगा। कहाँ ऊपर में एफ आ जाएगा, समझ में नहीं आ रहा। एफ का वाई कंपोनेंट कहीं 0 नहीं होगा। कैसे 0 होगा भाई साहब? कहाँ पे 0 हो जाएगा? कहाँ पे? यहाँ पे? यहाँ पे भी उधर की तरफ है। एक इधर कंपोनेंट आएगा, इधर कंपोनेंट आएगा। सेंटर कहाँ है? ये बाहर में है ना, अर्थ के बाहर है यार। अर्थ ऐसे इसके चारों तरफ ऐसे घूम रहा है ऐसे। अरे 0 कैसे हो जाएगा? अच्छा पड़ता है। अर्थ को काट के जाएगा क्या? क्या तुम्हारा डाउट है, समझ में नहीं आ रहा। मैं खुद सॉल्व करा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, डन है आज का। मैम मैं व्हाट्सएप पे डाउट नहीं बताता कुछ भी, मतलब व्हाट्सएप पे पूछेंगे। यहाँ पूछो अभी, तुम पूछो अभी, यही पूछो शुभम। लो तुमको ये देता हूँ मैं, म्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। चल तू बोल के पूछ। शुभम कहाँ गया? लो बोलो। क्लियर? क्लियर हो गया तेरा? वाह, हो गया, बहुत बढ़िया। चलो, ओके, ठीक है, तो डन। समझ में आया सब कुछ आज? ओके, चलो, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, एंजॉय करो।